साहित्य निधि में आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका एवं गद्यकार सुषमा मुनींद्र की लिखी हुई कहानी दर्द ही जिसकी दास्तां रही। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। औसत शहर का केंद्रीय कारावास। यहाँ की आबो हवा में फ़र्क नहीं आता, लेकिन आज अलग तैयारी है। विंध्य महिला क्लब की सदस्याएं महिला बंदियों को 2 सिलाई मशीन भेंट करने आ रही हैं। दोपहर तक अच्छी चहल पहल हो गई। सामने कुर्सियों पर विराजमान हैं कारा के चिकित्सा अधिकारी, उप अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, क्लब की अध्यक्षा और सचिव। दाहिनी ओर 2 पांत में लगी कुर्सियों में अन्य सदस्याएं हैं। महिला बंदी समूह बनाकर भूमि पर बैठी हैं। सबसे पीछे बैठी है जेल में पहनी जाने वाली साड़ी में असुविधा महसूस करती हरबो कोल। कचनी वाली साड़ी में उम्र गुजरी है। पेटीकोट के ऊपर चुन्नट वाली साड़ी उसे शर्मसार किए डालती है। लेकिन जेल कर्मचारियों की क्रूरता देखो। गले में पहन रखी 4 तैंती अर्थात तावीज़ और दाहिने हाथ में कोहनी से ऊपर मोटे मजबूत धागे में बंधा बीड़ा उतरवा लिया कि यहाँ ये सब पहनने की मनाही है। खूब निहोरा किया, तैंती न पहनेगी तो सांप डस लेगा। या बड़ी बहू बिट्टी बाई जो कलह कर अपने आदमी अर्थात हरबो का बड़ा पूत दादू को लेकर मायके में जा बसी है, मूठ चलवा देगी। आग्रह पर जेल वाले गाली देने लगे। तैंती और बीड़ा हरबो के लिए वैक्सीनेशन का काम करते हैं, तो इसने मान लिया कि जिंदगी बस खत्म है। क्लब अध्यक्षा वक्तव्य देने लगी। हम नहीं जानते आप लोगों ने अपराध किन परिस्थितियों में किया, लेकिन संकल्प लीजिए फिर अपराध नहीं करेंगी। हरबो कहना चाहती है, हमने अपराध किया, लेकिन जिन परिस्थितियों में किया वो अपराध जैसी बात नहीं है। वो लकड़बग्घा अर्थात ऑयल मिल के मालिक रामबली का नाती तेजबली हद से न गुजरता तो हम अपराध न करते। आप सभी में कोई न कोई कौशल जरूर है, उसे एक दूसरे को सिखाकर समय का सदुपयोग करें। हमने समय का इतना सदुपयोग किया कि 24 घंटे कम पड़ते थे। कौशल भी रहा, वरना अब तक मर खप जाते। हम कामना करते हैं सज़ा पूरी कर आप घर लौटें और समाज में आपको वही सम्मान मिले जो मिलता रहा होगा। अब कहाँ लौटना है। 80 बरस की आयु, आजीवन कारावास, ये दूसरा साल है, यहीं राख हो जाना है। अपराध आपने किया है, लेकिन जिनके साथ छोटे बच्चे रह रहे हैं सज़ा उन्हें भी मिल रही है, जबकि ये समय इनके विकास का है। इसीलिए नत पुतऊ अर्थात पौत्र वधू कलसी का नाम न लिया कि वो अपने 3-4 बरिस के जोड़िमा अर्थात जुड़वा लड़कों को देखे पोसे। क्लब की ओर से 2 सिलाई मशीन दी जा रही हैं। जिन बहनों को सिलाई आती है वे दूसरी बहनों को सिखाएं। हमें अभी बताया गया 2-3 बहनें इग्नू की परीक्षा देंगी। ये बहुत अच्छी बात है। ये इग्नू क्या है? बाकी तो परीक्षा देते ही उम्र गुजरी है। भाषण के उपरांत सदस्याएं बंदनियों के पास आकर परिचय पूछने लगीं। भिन्न आयु वर्ग की तमाम बंदनी खूब बोली, लेकिन हरबो शांत रही। अध्यक्षा उससे मुखातिब हुई, अम्मा आप शांत हो। दिमाग इतना सजग है, विचारों का आना जाना रुकता नहीं, लेकिन आप कहती हैं हम शांत हैं। शांत रहते तो जेल में ना होते। अम्मा यहाँ कोई असुविधा है? दिन भर पैदल चलने की आदत रही, यहाँ लगता है किसी ने पैर बांध दिए हैं। ये बहुत बड़ी असुविधा है। क्या सज़ा मिली है अम्मा तुम्हें? आखिर हरबो ने मुंह खोला, उम्र कैद। आगे मुकदमा नहीं लड़ा? आगे अर्जी अदालत करे का न ताकत न पैसा कौड़ी। सरकारी वकील अर्थात वकील जो सज़ा सुना दिया हमको मंजूर है। सज़ा जज सुनाते हैं। वह हरबो के साथ बैरक में रहने वाली कैमिलिया ने जानकारी दी। मैडम जी, दाई बड़ी दुखियारी है। इसके पास अच्छी आधा जलनी अर्थात ज़मीन थी। बड़ी जात वाले कब्जा कर लिए। कितना बताएं, इसका आदमी इसकी छाती काट लिया था। सदस्याएं अचरज में। हरबो ने उग्र होकर कैमिलिया को निहारा। कैमिलिया थोड़ा अच्छी आर्थिक स्थिति वाली बंदनी है और इसके संबंधी जेल के 4th श्रेणी कर्मचारियों को खुश रख कैमिलिया को चूना तंबाकू जैसे पदार्थ पहुंचाते हैं और कैमिलिया हरबो को भी चूने तंबाकू की कमी नहीं होने देती। इसका ये अर्थ नहीं अपरिचित मैडमों से भेद कहे उसे अपमानित करें। कैमिलिया भैया फालतू बातें ना कर।
कहते हुए सबको स्तंभित छोड़ हरबो बैरक में आ गई। हरबो के पास ज़मीन बहुत नहीं बची, लेकिन याददाश्त बहुत बची है। 13 की उम्र में हरबो 25 साल के दौलत कोल के साथ गौना होकर रतहरी से बगहा आई। रतहरी में गोबर बीनते, लाल साहब की सार साफ करते, जंगल से जलावन लाते, हाथ भर लंबा चारा काटते हुए हरबो ने इतना कुछ देख सुन लिया था कि फिर जो देखा वो भिन्न रूप और तरीके के साथ दोहराव लगता रहा। उसने कुछ बातें जहन में बैठा ली थी, यही कि अन्न संग्रह करो, भूख लगती है तब कुछ सूझ नहीं पड़ता। पेट काट, चोरी कर, मांग कर, उद्यम कर, यह अनाज एकत्र करती रही। दूसरा, चोरी करो, ईमानदारी में ज़रूरतें पूरी नहीं होती। जब यह छन्ना करने अर्थात अनाज छानने बरांडा अर्थात गल्ला मंडी जाती थी, तिली, सरसों, मसूर, चना, जवा जो मिलता सबकी नज़र बचाकर पाव आधा पाव झोले में भर लाती और मिट्टी के छोटे घड़ों में संग्रह करती। चना जवा भूंजकर सत्तू बना, तिली गुड़ के लड्डू बांध बच्चों का स्वाद बना देती। निर्माण कार्य में जाती तो सीमेंट चुरा लाती। उसी सीमेंट से हरबो के दूसरे प्रतिपंचा ने कच्चे घर के कच्चे फर्श को प्लास्टर कर पक्का कर दिया। तीसरा, चरित्र को बहुत महत्व न दो, चरित्र बच नहीं पाता, न बचा पाने की ग्लानि अलग। इसलिए ये दौलत कोल को तजकर पंचा के साथ बैठी और बिना ग्लानि के ओहदेदार की तरह तमक कर रही। चौथा, सांप से बचो, सांप जब चाहे जिसे चाहे डस लेता है। हरबो का जेठा भाई और लहुरी अर्थात छोटी बहन सर्पदंश से मरी। भाई वन से विह्वल लौटा, आंगन में तड़पा और ठंडा पड़ गया। बहन को सांप ने सोते समय डसा, उसने भिनसार नहीं देखा। सांप से बचाव के लिए हरबो ने भटनवारा वाले महाराज से तैंती बनवाकर धारण कर ली। आस्था प्रबल रही, यह कुयोग नहीं बना। सांप ने 4-6 बार दर्शन दिए, लेकिन क्षति नहीं पहुंचाई। हरबो को कहानी कहने की आदत है और कैमेलिया उसकी आप बीती सुन रोमांचित होती है। सचमुच दाई, सरफ तुमको कभी परेशान नहीं किया? बहुत खतरनाक करिया भुजंग सरफ से साबिका पड़ा पैं तैती रक्षा करत रही। भूख नहीं लागे, बुखार नहीं उतरे, ग्रह दशा खराब हो, को मूठ चलवाए है, औलाद नहीं होए, मनुष्य अर्थात पति प्रेम नहीं करे, कौनो छिंडरी के जाल में फंसा है, को दीठ अर्थात नज़र लगाए दे, तैती पहन लिया, सब ठीक हो जात है। कैमेलिया भैया, हम ही नज़र बहुत लागत है। इस श्याम सख्त चेहरे वाली को नज़र लगे, ये हंसने जैसी बात है। कैमेलिया हंसती है। दाई, हमको झांसा न तो। हरबो आशय समझ लेती है। हम ही अपनी सुंदरता के गुमान नहीं आए, पे हम इतनी मेहनत इतना काम करत रहें कि देखे वाले हमरे जांगर का नज़र लगा देते हैं। कैमेलिया का हंसना जारी। हरबो रिसा जाती। हंस ले, तोहरे उम्र के रहन तक खासा सुंदर खासा जवान रहन, गृहस्थी में कोयला हो गए। हाँ हाँ दाई, आज भी तुम सुंदर हो, दांत पूरे हैं, आँख ठीक है, कमर सीधी है। सब तैती और भटनवारा वाले महाराज का प्रताप है। तैती हर विपदा का तोड़, संसार भर की प्रताड़ना से बचने का शर्तिया इलाज। विपदा देख हरबो सीधा अर्थात अनाज, सूत, नारियल, गुड़, अगरबत्ती लेकर ओझा के दरबार में जा पहुंचती है। ओझा साबुत उड़द से हरबो को झाड़कर उड़द छोटी गगरी में भर देता। गगरी के ऊपर परिया अर्थात दिया जैसा ढक्कन रख, मोहरे को गीले लेई जैसे आटे से चिपकाकर गगरी को सुलगते चूल्हे पर चढ़ाता। मूसल का एक सिरा हरबो के कंधे पर रख, दूसरा सिरा गगरी को स्पर्श करा मंत्र पढ़ता। झाड़ फूंक कर दक्षिणा लेता। तैती बनवानी है तो अलग मूल्य देना होगा। हरबो कोल पछताती है। इस ओझा का पता पहले मिल जाता तो दौलत कोल छाती काटने जैसी मजाल ना करता। जनपद से लगा मुख्य पथ के किनारे बसा दौलत कोल का गांव बगहा तब 4-6 घरों वाला गांव था। आज जनपद का चमकीला क्षेत्र है। क्षय रोग से पीड़ित दौलत निराशा और कमजोरी से अक्सर बौखलाया रहता। इधर हरबो की एकदम तपी निरोगी काया। वो घर और सड़क निर्माण का काम रुचि से करती, लेकिन बीमार आदमी में रुचि न लेती। अरुचि देख दौलत फौजदारी पर उतरता।
हरबो रोग आकर दौलत का नाश निर्वंश बनाकर शांत हो जाती। जानती थी आदिवासियों का जीवन ऐसा बल्कि अधिक बदतर होता है। हिंसा के बीच मिठुआ कोरबा गोद में आ गई। घर पर बीड़ी बनाती हरबो की सास मिठुआ को संभालने को तैयार न थी। तेज बुखार में दौलत काम पर नहीं जा पाता था। हरबो मिठुआ को लेकर काम पर जाती। 2 किलोमीटर पैदल घर पहुंचने तक अंधेरा होने लगता। सास ने प्रसंग बनाकर दौलत के क्रोध को दहका रखा था। हरबो मिठुआ को आंगन में बैठाकर डोलची उठाकर कुइयां पर जाने लगी। दौलत ने लटपटाती आवाज में पूछा, न रे कहाँ रहे? काम में गए रहन। 10 घंटा काम करते है, पैदल आमे में टाइम लागत है। मिठुआ का पियावे अर्थात स्तनपान का 2 बेर छुट्टी लेत हईन। छुट्टी के बाद आधा घंटा अधिक काम करे का परत है। ठेकेदार भला है, नहीं तो बच्चा वाली रेजा का काम नहीं मिले। काल से न जाइए। हरबो ने चुनौती स्वीकार की। जानती थी दौलत के पास क्रोध है, पुरुषार्थ नहीं। तुम कमा के लई आबा त न जाबे। हमें और हमारी बिटिया का दाना चाहिए, कपड़ा ओढ़ा अर्थात वस्त्र चाहिए। ठेकेदार से हंसी दिलगी करत है, ओहिन से ओना दाना मांग। हंसी दिलगी करित हन त हमरे साथ चला, पहरा दिया। हरबो नहीं जानती थी शंका अशंका का मुकम्मल उत्तर देकर दरअसल दौलत को नृशंस बना रही है। योजना न रही होगी, लेकिन वक्त बुरा रहा होगा। दौलत ने खटिया में बिछी दरी के नीचे रखी दनाती निकाल ली। ऐसी हरजाई महरिया। एक बार में हरबो की दाहिनी छाती लटक आई, दूसरे बार में कटकर दूर जा गिरी। दौलत को आभास न रहा होगा कि ऐसा रक्तपात होगा। भय और अविश्वास से चिल्लाता लटपटाता हुआ खेतों की ओर भाग गया। मिठुआ को गोद में समेट सास जोर से रोने लगी। अवाक हुई हरबो गिरकर छटपटा रही थी। कीक चीत्कार सुन 2-4 लोग जुहा गए। हरबो की नज़र 16-17 साल के भैया लाल पर पड़ी। 1-2 बार इसकी साइकिल पर बैठकर ठिये पर गई है। अरज की, या कसाई के साथ हम न रहा। भैया लाल हमें ही रतहरी पहुंचा दिया तो हार एहसान मानब। सास को राह मिली। भैया लाल लई जा, नहीं ता दौलत यही मार डारी, फिर हम मौका देख के ही बुलाए लेब। हरबो ने खूंटी में टगी अपनी साड़ी को 4-6 परत कर छाती पर लपेटा और साइकिल पर बैठ गई। सास ने चतुराई दिखा मिठुआ को हरबो की गोद में डाल दिया। 10-12 किलोमीटर की दूरी तय कर सहसा आ पहुंची हरबो की दशा देख उसकी माँ और भौजाइयाँ सदमे में आ गईं। मर्द मिनसेरुआ कसाई होते हैं, पर दौलत तो जमराज है। हरबो के दोनों भाई उसे जिला अस्पताल लाए। गहरा घाव, सरकारी अस्पताल में मरहम पट्टी जैसा खाना पूर्ति करता उपचार। संक्रमण नहीं हुआ। बात विश्वास करने जैसी नहीं है, लेकिन कटी छाती अपना बयान खुद कर लेती है। दौलत कोल लेने आया, किंतु हरबो नहीं गई। दौलत कोल के फेफड़े पूरी तरह गल गए थे। साल बीतते न बीतते वो चोला छोड़ गया। रतहरी में निस्तार कठिन था। भाई भौजाइयों की मंशा थी हरबो किसी के साथ बैठ जाए। उन्हीं दिनों हरबो की फुआ अर्थात बुआ और फूफा आए। फूफा ने समाधान किया, हरबो शहर चल, बहुत काम मिली। हम बरांडा अर्थात गल्ला मंडी में पल्लेदारी करे थन। तोर फुआ वहें छन्ना करे जात है। 1 रुपया रोज मजूरी मिलत ही। हमरे लड़का बच्चा नहीं आए हैं, मिठुआ से घर में रौनक हो जाई। हौ फूफा, जीना है तो जोखिम उठाना होगा। हरबो फुआ के साथ जनपद आ गई। फूफा ने सिंधी कैंप के पीछे गहरा नाला के पार मड़ैया बना रखी थी। हरबो ने एक कोने में अपना बक्सा रख लिया। फूफा के साथ बरांडा जाने लगी। वहीं पंचा फूफा के साथ पल्लेदारी करता था। फूफा ने परिचय कराया। पंचा के किस्मत ठीक ना आए, महरिया भाग गए। पंचा झिझक कर सिकुड़ गया। का साथी तुम भी? हरबो ने पंचा को सीधे देखा। फौजियों की तरह छोटे बाल, मंजी आंखें, गोरी चमड़ी। जिस दिन पंचा ने प्रस्ताव दिया, हरबो विस्मय में आ गई। इस गोरी चमड़ी वाले ने उस भुजंग में क्या देखा जो घर बैठाना चाहता है? हरबो राजी हो जा, मिठुआ का हम आपन बिटिया मानब, तय बहुत अत्याचार सहे है। पंचा की नज़र हरबो की छाती पर। हरबो अत्याचार का अर्थ समझ गई, लेकिन बोली, हमार विपदा सुना फिर फैसला करा। तोर फूफा किस्सा बता दिए हैं। जानती थी हरबो
यदि यह संवेदना है तो एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन फुआ की गृहस्थी में अड़चन की तरह रहने से ये विकल्प श्रेष्ठ है। हरबो मड़ैया के एक कोने में सिकुड़ी रहती, तेल, नून, गुड़, माचिस जैसे पदार्थ लाती रहती, लेकिन फुआ प्रदर्शित कर देती थी हरबो की उपस्थिति से उसे असुविधा होती है। फूफा हरबो पर कृपा दृष्टि रखे ये फुआ को स्वीकार नहीं था। फुआ की असुविधा खत्म कर हरबो पंचा के साथ बैठ गई। जो भी स्थिति परिस्थिति मिली, अच्छी मानसिक मजबूती के साथ सामना किया। शुरुआती दिनों में पंचा को भी लगा था यदि यह संवेदना है तो एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन हरबो की दृढ़ता कर्मठता देख पंचा ने मान लिया ये मेहनत करने वाली महिला है, दिमाग को सजग, आंखों को चौकन्ना रखती है, इसलिए अपने फायदे का काम तुरंत समझ लेती है। फिर तो वह हरबो की सलाह मानकर चला और हरबो ओहदेदार बनकर रही। पंचा की याद कर आज भी हरबो की तरैया अर्थात आंखें भर आती हैं। कैमेलिया भैया, जब तक हमारा आदमी जिंदा रहा कहूँ के मजाल नहीं रही हमें गाली दे ले। हमरे पास इतनी जागा जलनी रही और आज यह दुर्दशा हो गए कि जहल वालन की गाड़ी खात कोठरी में पड़े हैं अर्थात बैरक में पड़े हैं। कैमेलिया द्रवित होती है। दाई, तुम्हारे पास कितनी ज़मीन थी? हरबो एकड़, वर्ग, फुट, डिसमिल जैसे आंकड़े नहीं जानती। बहुत रही। सरकार हम आदिवासी के बसय का बहुत जमीन दिहिस रहा। अब हमरे पास 1/4 बची है। वहाँ बसे हुए तुमको कितना समय हो गया? हरबो वर्ष, दशक, माह, सप्ताह जैसे आंकड़े नहीं जानती। या तब के बात आए जब 1 रुपया के 3 किलो गेहूं और 6 किलो बर्री मिलत रही। हरबो को वो जमाना याद है। इस जनपद में तब और आज भी दलहन तिलहन का प्रचुर उत्पादन होता है। किसान और व्यापारी मौसम के अनुसार तिली, अलसी, सरसों, मूंगफली, मसूर, चना, गेहूं, जौ लेकर बरांडा आते थे। तेल मिल वाले गुणवत्ता और स्वच्छता देखकर माल खरीदते। हरबो, फुआ और तमाम रेजाएं छन्ने से अनाज छानती। पंचा, फूफा और तमाम पल्लेदार छने माल को बोरों में भर सिलाई कर पीठ पर लाद डाला अर्थात ट्रक में लोड करते। बरांडा में रोज चर्चा होती, सरकार आदिवासियों को ज़मीन बांट रही है। हरबो दिमाग को सजग रखती है। सरकार के ही कहाँ बसाए रही है, हमों को बतावा। ऑयल मिल का मालिक रामबली बोला, बताएंगे लेकिन हमको वहाँ ज़मीन चाहिए। तो सरकार से मांगा। मैं आदिवासी नहीं ब्राह्मण हूँ, सरकार मुझे ज़मीन नहीं देगी। तुम गवाही दो, रामबली कोल है तब कुछ हो सकता है। ज़मीन कहाँ मिलेगी, कैसे बसना है, हम बताएंगे। रामबली साक्षात देवता। हरबो नहीं जानती थी जिसे मजबूत सहारे और सलाहकार के रूप में देख रही है वो सपोले पैदा करेगा और सपोले उसकी ज़मीन हड़पेंगे। जानती तो गवाही ना देती। अपनी ज़मीन के साथ इसकी ज़मीन की भी साफ सफाई नहीं करती। कोलगवां, आदिवासियों की बस्ती कोलगवां। तब किसी को अनुमान नहीं था शहर से 10 किलोमीटर दूर सीमेंट फैक्ट्री रोड के किनारे बसाया गया कोलगवां एक दिन नवरंग नगर जैसे चमकीले नाम से जाना जाएगा और ज़मीन के लिए रक्तपात होगा। हरबो देख रही थी दूर दूर तक ज़मीन और ज़मीन, चारों ओर जंगली झाड़ियाँ, चौमास का कीचड़ और रपटीली पगडंडियाँ। एक दूरी पर 4-6 मड़ैया थी और थे बहुत बड़े क्षेत्रफल को घेरते हुए पुराणिक बाबा के खेत, बड़, बांध और खेत के बीच में बनी अहरी अर्थात छोटा कच्चा घर जो मर्डर वाले घर के तौर पर जानी जाती थी। पंचा निराश होकर रामबली से कहने लगा, महाराज यहाँ पशु न रहेंगे, हम कैसे रहें? रामबली को अनुमान नहीं था ये मुफ्त मिली ज़मीन सोना उगलेगी, लेकिन बोला, पशु क्या, एक दिन यहाँ बड़े लोग रहेंगे। फूआ और फूफा ने रामबली का अनुमोदन किया। हरबो बचपन से जंगलों में घूमी थी, साहस बहुत था। हो जैसन ही कोल कुर्मी मड़ई बनाए के रहत हैं, हमऊ रह का परेशानी है। उन लोगों को देख बकरी चराती एक औरत निकट चली आई थी। अपनी मड़ैया की ओर संकेत कर बोली, हम वाह मड़ैया में रहित हन, कौनो परेशानी ना है। पुराणिक बाबा के कुइयाँ से पानी पिए का मिल जात है और हम गढ़िया अर्थात विशाल गहरा गड्ढा खोद लिए हैं तो चमास में पानी भर जात है। 4 से महीना पानी के कमी नहीं रहत है। तुम रहे लागा ता कछु मनई दिखाएं,
अबे तक 4-6 परिवार बसे हैं। हरबो की जमीन के दाहिनी ओर रामबली ने कब्जा जमा लिया। बाईं ओर की जमीन फूफा को मिली। जब मौका मुआयना करने जांच दल के अधिकारी आए, फटी बनियान पहने रामबली सबसे गरीब लग रहा था। हरबो और पंचा की गवाही ने उसे कोल सिद्ध किया। सालों बाद डाकिया सरकारी चिट्ठी दे गया, नागौद कार्यालय में उपस्थित हो, आवंटित भूमि का पट्टा ले लें। इस बीच न कोई पूछताछ करने आया न बेदखल करने, तो यह आदिवासी पट्टा लेने नहीं गए कि मजदूरी का नुकसान होगा। हरबो दिमाग सजग रखती है, लेकिन इतनी जागरूकता उसमें भी नहीं थी जब पट्टे का महत्व समझती। कैमेलिया को बताते हुए हरबो बहुत पछताती है। भैया, तब हम नहीं जानत रहन पट्टा का होत है, बाद में जानन बहुत जरूरी होत है। रामबली मुंशी अर्थात पुलिस वाला पढ़े लिखे रहें, पट्टा ले लिहिन, हम लोगों का सूचना नहीं दिहिन। हमें तो दिन भर मेहनत मजूरी से छुट्टी न मिलत रही कि आगा पीछा सोची। मान लिया 5 बिटिया 2 बेटवा भे, 3 बेर पेट नसान अर्थात गर्भपात हुआ, बच्चा पैदा करी और सोबर से उठ के मजूरी करे जाई, जमीन साफ करी, घर बनाई, पुराणिक बाबा के बांध में पसई धुने जाई। हरबो को अनाज संग्रह करने की धुन थी। चारों चौगिर्द घूमकर हरबो ने संज्ञान ले लिया, बड़ा बांध और दूर तक दिखते खेत पुराणिक बाबा के हैं। पुराणिक बाबा प्रोत्साही करते, भविष्य बाँचते, गहना और जमीन गहन अर्थात गिरवी रख ब्याज वसूलते। ब्याज और मूल न दे पाने पर गहने जमीन हड़प लेते। विरोध करने पर अहरी में बंद कर पसली तोड़वा देते। उनके पूतों को यह हिंसात्मक तरीका बहुत पसंद आया। मर्डर वाले घर में आदिवासियों को प्रताड़ना दे 200-400 रुपये थमाकर उनकी ज़मीन पर कब्जा जमा लेते। तब लोगों ने ज़मीन का मूल्यांकन करना नहीं सीखा था। शासन प्रशासन आमजन को फिक्र नहीं थी कौन किस तरह अपना आधिपत्य बढ़ा रहा है। पुराणिक बाबा के लहलहाते खेतों को देख हरबो ललचा गई। मिठुआ को उनकी सार साफ करने जैसे काम पर लगाकर पहुंच बना ली। पुराणिक बाबा कटाई के लिए हरबो को बुला लेते। ये निपुणता से फसल काटती, लेकिन नज़र पसही पर रखती। धान काटते समय कुछ बीज खेतों के किनारे बने गड्ढे नालियों में गिर जाते थे। चौमास का पानी पाकर स्वयं उपज आते और मौसम में पककर धान तैयार हो जाती। इसे पसही कहते हैं। पुराणिक बाबा पसही पर दावा नहीं करते थे, उस पर हरबो का अधिकार हो जाता। पसही धुनने के लिए हरबो अच्छी तकनीक लगाती। बड़ी टोकरी को घुटनों के मध्य फंसाकर गड्ढों नालियों में झुककर खड़ी हो जाती। छिटवा अर्थात बांस का तश्तरी नुमा पात्र से बालियों में इस तरह मुलायम प्रहार करती कि धान इधर उधर न छितराकर टोकरी में गिरे। पैरों में चिपकती जोंकों को खींचकर अलग फेंकती जाती। 2-4 दिन में बोरा भर पसही धुन लेती। चक्की में दरवा कर चावल ले आती। पंचा और बच्चों को भाजी भात परोस कर तुष्ट कर लेती। पूछती है कैमेलिया, दाई तुम अब भी पसही धुनने जाती थी? आज बाजार में पसही का चावल 100 रुपया किलो मिलता है। हर छठ अर्थात हर षष्ठी व्रत में पसही खाई जाती है ना। हरबो कैमेलिया को इस तरह देखती है मानो कितनी बेवकूफ़ी की बात कर रही है। अब पुराणिक बाबा के खेत बारी नाही आही, वहाँ बस्ती बस गई है। इतने घर सड़क नाली बन गए हैं कि पता नहीं चले कहाँ खेत रहे कहाँ बांध। पुराणिक बाबा के मरते सब नाश होगा। चारों लड़का हिस्सा बांट में अर्जी अदालत करिन, कुछू जमीन बेच दीन, कुछू हाउसिंग बोर्ड वाले ले लिहिन। बड़े लड़का मुनि महाराज का लकवा मार दीस रहा, खटिया में पड़े पड़े मर गए। मुनि महाराज तब आदिवासिन का मर्डर वाले घर में बैंड अर्थात बंद करके मारें और ज़मीन में कब्जा कर लें। हमरे आदमी का बंद कर मारपीट के 1000 रुपया में हमार आधी ज़मीन हड़प लिहिन। मर्डर वाला घर। आबादी बढ़ रही थी, बस्ती बस रही थी, शहर फैल रहा था। इस क्षेत्र में ठीक चौराहे के बाईं ओर विशाल मैदान में बस स्टैंड शिफ्ट हो गया। अब मुसाफिर खाना निर्मित हो रहा है, फिर नया बाजार बनेगा और भी निर्माण होगा। ज़मीन की कीमत बढ़ेगी। कीमती ज़मीन में आदिवासी नहीं सोते। हरबो और पंचा मुसाफिर खाना में काम करते थे। काम कर हरबो घर आ जाती। पंचा संगी साथियों के साथ बैठक करता या सौदा सुलफ लाने बाजार चला जाता। दारू लाता और जब दिल उदार होता तब मछली खरीद लाता। रात हुई, पंचा न लौटा। फूफा के घर नहीं, इधर उधर कहीं नहीं।
हेरा ढूंढी कर हरबो घर आकर झपकने लगी। पंचा दारू पीकर संगी साथियों के साथ कहीं पड़ा होगा। वो दिमाग को सजग रखती थी, लेकिन अनुमान न कर सकी मुनि महाराज घर लौटते पंचा को मर्डर वाले घर में हाँक ले गया है और उसकी चमड़ी उकेल रहा है। नशंसता पर पंचा टूट गया। महाराज, सगली जागा ले लिया, प्राण ना लिया। हमारे लड़का बच्चा अनाथ हो गई हैं। रात के 3 बजे लटपटाता पंचा घर आया। उसके ठीक पीछे था मुनि महाराज। देह के नीले देख हरबो समझ गई पंचा की दुर्दशा गिरने पड़ने से नहीं हुई है। को मारिस? हम मारें? मुनि महाराज सामने था। जमीन ना देगी तो तुझे भी मारूंगा। अभी आधी जमीन मांग रहा हूँ, फिर पूरी ले लूँगा। विरोध का मतलब न था, लेकिन हरबो ने गर्दन अकड़ाकर निडरता से विरोध किया। जमीन तो न देवे। पंचा मौत से छूटा आदमी। बामन देवता का कहा मान रही, सेंत में ना लई हैं, अर्थात मुफ्त में नहीं लेंगे, 1000 रुपया दही हैं। तुम दारू पी के बेकला गया है। मुनि महाराज ने फैसला कर दिया। पंचा बेच रहा है, हम खरीद रहे हैं। हरबो, तू बीच में बोलेगी तो चीर देंगे। मुनि महाराज 1000 रुपया पटक कर चला गया। पीड़ा से लहकता पंचा हरबो को संतुलित करता रहा। सुन रही, बिटियन का काज करे का है, पैसा दाम लगी, 1000 रुपया कभू न देखे हुई है। बड़ी विरोधी बात थी। उधर हरबो की लड़की की शादी की तैयारी, इधर मुनि महाराज आधी जमीन में फेंस लगवा रहा था। शेष जमीन को हद में करने के लिए हरबो बच्चों के साथ जहाँ तहाँ से झाड़ियाँ काट कर लाती और बाड़ी रूंधती। पूरी ज़मीन में घर बनाना न तब उसकी औकात थी, न आगे हुई। वो तो परिवार बढ़ता गया और माटी के लोंदे बना बना के हरबो और पंचा ने 2-4 कोठे खड़े कर लिए। फर्श को चोरी की सीमेंट से पक्का कर लिया। संतानों को ब्याह दिया। कैमेलिया चकित हो जाती। दाई, तुम सचमुच बहुत मेहनतन हो। हरबो अपनी सराहना का अवसर नहीं चूकती। हऊ, अब तो उम्र हो गए, और जब से भैंसी अर्थात भैंस मारिस हमार खपड़ी फूट, तब से कमज़ोर हो गए। पहले तो ऐसन मेहनत करी कि मिस्त्री हमार चटनी कबू नहीं करत रहा। जब रेजन का रेट 12 आना रहा, हम तब से काम करत हैं। अब तो 100-200 मिलत है। हमार नातने सुंदर सलवार कुर्ता पहन के जाती हैं। कैमेलिया भैया, कैसन जुग जमाना आएगा है। नातने बताती हैं, आज के फैशनदार मिस्त्री ठेकेदार बूढ़ीबन अर्थात बड़ी उम्र की रेजाओं को काम नहीं देता है। जवान सलवार कुर्ता वालिन का पसंद करते हैं। उनके साथ मेछरात अर्थात हुड़दंगी करत हैं। दाई, तुमको भैंस कैसे मार दी? 9 बस्ता बीसा काटे जात रहन, वह मारिस। मौसम में हरबो अपनी लड़कियों अन्य मजदूरों के साथ डाला में बैठकर बीसा अर्थात 20 बोझा काटने पर 1 बोझा मेहनताना स्वरूप मिलता है। काटने 9 बस्ता जाती थी, कटाई तक वहीं बसती। फसल काटते हुए सुर चढ़ा लेती। काटे लाओ 5 सुपारी, उड़री महतारी रे। मजदूर हंसते। हरबो, गारी अर्थात शादी ब्याह में गाली गाई जाती है, जो हास्य प्रधान और अश्लील होती है। न गाओ, चैती गाओ। हरबो वातावरण बना देती। गाते हैं कि तुम लोगन का आनंद मिले और हरबी हरबी अर्थात जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। सांझ उतर रही थी। रेजा मजदूर काम खत्म कर बोझे राहा अर्थात राहा में दाना और भूसा अलग किया जाता है में रख रहे थे। हरबो खेत में इधर उधर फैली बालियां समेट रही थी। मतवाली हो रही भैंस किसी दिशा से दौड़ती आई और गोल गोल चक्कर काटते हुए हरबो को उछालने लगी। हरबो की 2 लड़कियां गुहार मारती रहीं, लेकिन भैंस को नियंत्रण में करने का साहस किसी में न था। अहरी में 3 नातेदारों के साथ बैठकर मदिरा पीने की तैयारी कर रहे खेत के मालिक ने हड़कंप सुना। हरबो की मंझली लड़की मालिक के हत्थे चढ़ चुकी थी और हरबो मालिक को गाली देती रहती थी, लेकिन उस समय मालिक ने उसकी प्राण रक्षा की। केकर भैंसी आए, हाड़ा गोड़ा तोड़ दे बे। पीछे मजदूर और आगे मोटा डंडा लेकर मालिक नेतृत्व करता चला। भैंस भगाई गई, लेकिन हरबो मूर्छित हो चुकी थी। हरबो अस्पताल में बेचैन रही। कनमा अर्थात सबसे छोटा लड़का का ब्याह होना है और ये आपदा। चीनी और डालडा खरीद लिया है। गेहूं का प्रबंध हो जाता पर भैंस का सत्यानाश हो। हरबो ने जैसे तैसे 7 संतानें ब्याहीं, लेकिन गंगा नहाने जैसा आरामदायक अनुभव न मिला।
मिठुआ के आदमी ने मिठुआ को पागल घोषित कर दूसरी स्त्री बैठा ली। मिठुआ 2 लड़कियों को थामे हरबो की शरण में। इन दोनों विक्षिप्त सी किसी मंदिर मठ में पड़ी रहती है। बड़ी बहू बिट्टी बाई हरबो से ऐंठ कर मायके जा बसी और दादू को भी वहीं बसा लिया। कन्मा को घर से भागने का शौक रहा। चूना भट्टा में काम करने छत्तीसगढ़ गया तो दिनों तक ना लौटा। हरबो को आशंका थी टोना टटका करके कोई लड़के को बांध लिया है, वरना ऐसी सुंदर मेहरिया को बिसरा न देता। दारू की लत किए कन्मा किसी मुहूर्त में लौटा। हरबो ने धड़ पकड़ा। दादू ससुराल में जमा है, तैं विदसिया हो गए, अब घर में रहे, औलाद पैदा कर, हम तोरे मेहरी के कब तक पहरा दे। कन्मा ने एक औलाद जरूर पैदा की, लेकिन प्रसव में पत्नी चली गई। कन्मा का बेटा छंगा हरबो की कस्टडी में तैयार हुआ। कन्मा दिन में रिक्शा चलाता, सांझ से दारू पी बाबा बैरागी की तरह पसर जाता। एक दिन पसरा तो फिर नहीं उठा। उसका रिक्शा आज भी खड़ा है। छंगा और जब कभी हरबो के पाहुन अर्थात दामाद आते हैं, रिक्शा चलाकर कुछ कमाई कर लेते हैं। हरबो इन्हीं उलझनों में पस्त रही और जान न सकी जिस रामबली को मजबूत सहारे और सलाहकार के तौर पर देख रही थी, उसकी तीसरी पीढ़ी तैयार हो चुकी है। उसका नाती तेजबली जमीन हड़पने का व्यूह रच रहा है। कन्मा रहा नहीं, दादू ससुराल वाला, फूफा बे औलाद, स्थिति गिरफ्त में है। फूफा के लिए अक्सर और जब कभी दादू आता, उसके लिए तेजबली अपनी जेब से दारू और रंडीबाजी की व्यवस्था करता। नशे में डूबता दादू अपने हिस्से की ज़मीन उसे मिट्टी मोल देने जैसी मौखिक बातें कर एहसान पूरा करता। तेजबली ने पहले फूफा को गिरफ्त में लिया। मुफ्त में हम तुमको बहुत मजा दिए, अब हमको पैसे की ज़रूरत है। 10,000 दो कि ज़मीन दो। ज़मीन दोगे तो हम तुमको 50,000 और आयल मिल के पास रहने की जगह देंगे। 2 प्राणी हो, इतनी ज़मीन का क्या करोगे? आस औलाद नहीं है, मूड पर रख कर ले जाओगे। ज़मीन नहीं देते हो तो मर्डर वाले घर की कहानी सुने हो ना। आयल मिल के पीछे किसी को रेत दिया जाए तो पुलिस को खबर नहीं होती। धमकियों ने जीना मुहाल कर दिया। सांस फूलता फूफा हरबो के घर दौड़ा। हरबो पंचा के साथ पर्ची में बैठी आग ताप रही थी। आग तापते हुए दोनों ज़रूरतों जिम्मेदारियों पर इतनी ज़ोर से बात करने लगते कि लगता बहस हो रही है। हरबो, फूफा पर्ची के प्रवेश द्वार में लगे 3 बिरना हटाकर मानो अचानक प्रकट हो गए। हरबो हड़बड़ा गई। का फूफा, इतनी रात के कैसन? फूफा बैठकर आग तापने लगा। वह लकड़बग्घा अर्थात तेजबली फांसी लगाए है, कहत है सेंत में दारू पिए हो, अब 10,000 रुपया दो कि ज़मीन दो। फूफा को हीन दिखाने का पंचा को मौका मिल गया। सेंत में ये जो दारू पिया, रंडीबाजी करया, तब अब हरजाना भरो। हरबो न चूकी। फूफा, नशा में कौन मजा है कि पियागी अर्थात पीने वाले घर के नाश कर देते हैं। इन्हीं अर्थात पंचा को दारू न मिले तो घर में युद्ध डाल देते हैं। फूफा विचलित था। हरबो, शिक्षा न दे, सलाह दे। अब हम का कही? तोर फुआ पैसा धरे ही है, पे बहुते दुष्ट है। हमार प्राण चले जाएं पे वह पैसा न निकाली। फुआ के पास गड्डी नहीं धरी, लकड़बग्घा के संगत छोड़ देवे, पैसा का तो इंतजाम होए। तेजबली जीने नहीं दे रहा था। फुआ पैसा निकाल नहीं रही थी। फूफा ने बकसिया उसकी तोड़ डाली। अनुमान था दोनों कमाते हैं, आस औलाद नहीं है, तो कोई बड़ा खर्चा ना हो तो फुआ काफ़ी धन संग्रह की होगी। पेटी में मात्र 2,000 मिले, अनुमान से बहुत कम राशि, और तेजबली के आतंक ने फूफा को यमराज बना दिया। 2,000 हमसे छिपाए के पैसा हरबो के पास धरते है। हरबो के पास हम काहे धरब? पैसा दे, नहीं तो लकड़बग्घा हमार मर्डर कर दे और घर जमीन ले लई। निठल्लन कस बात करा। हम निठल्ला औरतें बहुत कमेसुर अर्थात काम करने वाली। फूफा किस कदर नृशंस हुआ। पहले भी मारता पीटता था, उस दिन ऐसा मारा कि फुआ अचेत हो गई। फूफा ने चेतना ऐसी खोई कि फुआ की साड़ी की गांठ बना अचेत फुआ को बल्ली से लटका दिया। फुआ ने सुबह नहीं देखी। तेजबली को अनुमान नहीं था धमकी इतनी कारगर होगी। सांत्वना देते हुए फूफा को समझाया, तुमने मर्डर कर दिया, अब हमारी बात सुनो। पुलिस को खबर हुई तो तुमको काला पानी भेज देगी। भाग जाओ, यहाँ का हम संभाल लेंगे। फूफा ने सुना था काला पानी की सज़ा वाला आदमी फिर घर नहीं लौटता। पता नहीं कौन देश भेजकर भीषण यातना दी जाती है।
फूफा बुआ का शव छोड़कर भागा तो नहीं मालूम कहाँ गया। हरबो कहानी कह रही थी। हौ फूफा कौन देश चलागा, या के लकड़ बग्घा वही तेल मिल के पीछे ले जाके मार डारिस, कुछ पता नहीं। हमारा आदमी फुआ का आगे दिहिस, किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखवाई। लकड़ बग्घा साठ गांठ कई लिहिस तब पुलिस जांच करे नहीं आई। सब आदमी उसे इतना डरात रहे कि कोई रिपोर्ट लिखावे की हिम्मत न दिखाईस। फूफा की जमीन का क्या हुआ? लकड़ बग्घा ले लिहिस। अब चाहत रहा हमो अपन जमीन दे दई ता ओके पास लक्सर अर्थात लगातार जमीन हो जाए और वह खासा बिल्डिंग बनाए ले। हम कहें मरत मर जा पर जागा न देवे। हमारा आदमी मरत मरत कहेगा रहा घर दुआर के सुरक्षा करया। दादू ससुराल वाला हुआ, कन्मा भगवान के घर चला गा। घर दुआर है तो रहे के छाए अर्थात छाया बनी रही। दाई तुम्हारे आदमी को मरे कितने साल हो गए? 6-7 साल हो ही गए। रिश्तेदारी माँ गे रहन। दाहिने गोड़ में लोरा अर्थात पिंडली में पागल कुकुर खखस खाइस अर्थात काट लिया। पंचा समधियाने अर्थात छोटी लड़की के ससुराल गया था। दोपहरी में पीपल के नीचे पागल कुत्ते ने आक्रमण कर दिया। दाहिनी पिंडली में दांत गहरे कड़े थे, मांस लटक आया था। पंचा को शायद मृत्यु का आभास मिल गया था। दोहराता हरबो लकड़ बग्घा से जागा जल्दी बचाए। पंचा के अंतिम दिन बुरे गुजरे। सरकारी अस्पतालों ने 4-6 दिन भर्ती रखा, फिर भगा दिया। हरबो उसे घर ले आई। पंचा पानी से डरता, घर के लोगों को नोचता गुर्राता। किसी की सलाह पर उसे कोठे में बंद कर दिया गया। हरबो झंकिया अर्थात छोटी खिड़की से उसकी तकलीफ, छटपटाहट, गुर्राहट देखती सुनती। एक दिन तकलीफ के साथ पंचा ठंडा पड़ गया। छंगा ने अग्नि दी। छंगा को भी कन्मा की तरह घर से भागने का शौक था। मुंबई से 6 महीने बाद लौटा था। हरबो छंगा और लड़कियों के 2 पुत्रों के साथ राख फूल अर्थात हड्डियां चुनने गई। राख में पड़े पंचा के दांत देख हरबो अरारा के रोई। ओहदेदार बनकर रही लेकिन अब ताकत खोकर बहुत अकेली हो गई है। पंचा की मौत पर दादू, बिट्टी बाई और 5 संतानों को समेट लाया। हरबो को लगा सुबह का भूला सांझ हुए घर लौटा है। यहीं रहकर काम धंधा करे तो तेजबली जैसे जबरा लोगों का हौसला टूटेगा। हरबो दिमाग को सजग रखती है लेकिन न समझ सकी पंचा की मौत हिस्सा बांट का अवसर बनेगी। हरबो ने युक्ति बताई। दादू जब तक तोर बाप रहें सब ठीक रहा। घर में कोनो मर्द मानुस का रहा चाहिए। तुम यहाँ रहा तो हम ही सहारा हुए। दादू की योजना स्पष्ट थी। दीदी ते मिठुआ का रख ले के हम ही रख ले, या हमरे बाप के औलाद ना होए, अपने भतार के जाए तब हम यहाँ रहबे। बरसों बाद ये प्रश्न उठेगा हरबो ने नहीं सोचा था, लेकिन कहा बाप के नहीं पे तोरे महतारी के औलाद आए, यहीं रही। एहिन का राख हम मजगवा अर्थात ससुराल में सुखी हैं। पेंट पुताई का अच्छा काम मिल जात है, ते हमें हमार हिस्सा दे तब बेच भांज दे। हमें रकम अर्थात पैसा चाहिए, बिटिया ब्याह में का है। हमरे जियात हियासा न बटी, तोरे जियत बटी नहीं तो हम सगला ले ले और मिठुआ कलसी का निकाल बाहर करब। ये नायाब है। छंगा भगोड़ा साल भर पहले गौना होकर आई कलसी, मदद के लिए आसपास कोई नहीं। 4-6 आदिवासी परिवार बचे हैं, बाकी अन्यत्र चले गए। किसी ने दारू पीने के लिए ज़मीन बेची, किसी ने इलाज या बच्चों की शादी के लिए गहन रखी और मुक्ता अर्थात मुक्त नहीं करा पाए। किसी ने बड़ी जात वालों की धमकी के डर से मिट्टी के मोल दे दी। आदिवासियों के लिए बचा कोलगवां आज नवरंग नगर जैसे चमकीले नाम के साथ बहुत समृद्ध हो गया है। जहाँ नज़र जाती है बड़े आदमियों के अट्टालिकाएँ हैं। हम जानित हैं तब बिट्टी बाई के सलाह में बसा है। बहनी पुतों का न निकाल, हम हिस्सा बांट कर देवे। हमार गाहक अर्थात ग्राहक तैयार है। हमें बेर बेर आमे अर्थात आने का टाइम नहीं आए। हरबो कटिया फंसाकर विद्युत व्यवस्था करने जा रही थी कि दादू तेजबली को बुला लाया। तेजबली ने दावेदारी दिखाई। हरबो तेरी गवाही में 50,000 दादू को सौंप रहा हूँ, हिसाब साफ है। दादू के मुख पर रुपयों की दीप्ति और हरबो के मुख पर ताकत खो देने की झुलस। दादू आज हम तोर पिंडा पार अर्थात पिंडदान देहन, मुंह न दिखाए। आंखें पोंछती है हरबो। केमलिया भैया
हम इतना जुल्म, इतना अत्याचार सहन कि अब नहीं सहा जाए। भगवान से मनाई थैन उठा ले, पे नहीं उठावे। जब तक सांस है हम ही दाना चाही, खर्चा पानी चाही। कैमेलिया ढाढ़स देकर पूछती है, तुम्हारा आदमी नहीं है, तुम्हारा खर्चा पानी कैसे चलता है दाई? भगवान चलाए रहे हैं, सरकार विधवन का पैसा देत है। पहले 150 अब 300 रुपया महीना मिलत है। हम नहीं जानत रहन 75 साल के ऊपर उम्र वाले को 300 मिलत है। हमरे वार्ड के पार्षद भला मनई है, वह लिख पढ़ के दिहिस के माता राम को 300 मिले। पहले पार्षद फार्षद नहीं होत रहे, अब होत हैं। हर वो सुबह 2 टिक्कड़ खाकर 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर दफ्तर पहुंचती थी। परिसर में लिखा है दलालों से सावधान, जबकि दलालों की पहुंच बाबुओं तक है। बाबू दिन भर परिसर में बैठाए रखते, फिर 4 बजे बताते अभी पैसा नहीं आया है, बाद में आना। रोज़ यही प्रक्रिया। तब दलाल अवतरित होता है, 100 रुपये कटा के 200 ले लो तो पैसा आज दिला दें। अंधेर मची है। हर वो युक्ति लगाती रही, लेकिन सरकारी तंत्र में निःशक्त की युक्ति काम नहीं करती। हर वो 200 रुपये जेब में रख दलाल और बाबू का नाश निर्वंश बनाते हुए लौट चलती। पैसा लेकर जगत देव तालाब वाले शिव मंदिर के सामने से गुजर रही थी। देखा सीढ़ियों पर बैठे भिक्षुओं को एक महिला कंबल बांट रही है। सजग दिमाग वाली हरबो तत्काल पात में बैठ कंबल कबाड़ लिया। कोशिकाएं निर्जीव हो चली हैं। मिस्त्री ठेकेदार बुढ़ीबों को काम नहीं देते। बैठकर भीख मांगना आराम और फायदे का सौदा होगा। हर वो सुबह से दोपहर तक सीढ़ियों में बैठकर 10-12 सिक्के, जलेबी, लड्डू, पूड़ी, खिचड़ी या अनाज कपाड़ लेती। कैमेलिया पूछ रही थी, दाई 100-200 रुपया में तो घर न चलत रहा होगा? हरबो भिक्षा जैसा हुनर छिपा गई। हो छंगा यहाँ रहत है तो रिक्शा चलावत है, फिर 2-4 महीना में आन देश अर्थात दूसरे शहर भाग जात है। कहत है वहाँ हाथ ठेलिया में कपड़ा के गट्ठर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचावत है, अच्छा पैसा मिलत है। हम और कलसी पार्षद के बगीचा में सब्जी तरकारी लगावत रहें। हमरे कारण कलसी का बड़ा सहारा रहा। अब अकेले दोनों लड़कन का संभारत है। का बताई आपन विपदा। लकड़ बग्घा परेशान करत रहा और हमारो मती मारी गए। हमें बाप चढ़ावा रहा। छंगा को दारू पीने और घर से भागने की कला कन्मा से मिली थी। तेजबली को विश्वास था वो दादू की तरह छंगा को भी झांसा दे देगा। बुढ़ीबा कुछ न कर सकेगी। उसने छंगा को प्रस्ताव दिया, दादू ने तो अपने हिस्से का पैसा वसूल लिया, किसी दिन तुम्हारा भी बेच देगा और तुम जान ना पाओगे। 50,000 लो और हम आयल मिल के पास तुम्हें बसाने की व्यवस्था करेंगे। हमको ज़मीन की ज़रूरत है, वरना न कहते। छंगा को प्रस्ताव लुभा रहा था, लेकिन हरबो ने छंगा को अपने एहसान से बरी नहीं किया। सुना छंगा, या हमार बनाई गिरस्ती आए तो ही रहे का होए त रहा, नहीं त जा। हम तो ही पालन पोषण, तो और महतारी तो ही बिया के अर्थात जन्म दे के मर गई, समझे। घर अखाड़ा बन गया और छंगा गर्भवती कलसी को छोड़कर भागा तो अब तक नहीं लौटा। कलसी रोई, इंतजार किया, फिर समझौते पर आई। दीदी खर्चा न चली, हम मजदूरी करे जावे। हर वो दिमाग को सजग रखती है। कलसी घर से निकले, किसी से आशिकी कर ले और रफू चक्कर, 2 टिक्कड़ का सहारा छिनेगा और छंगा कभी लौटेगा तो जवाब देते न बनेगा। कलसी तय लड़कड़ाई है अर्थात गर्भवती है, मेहनत मजूरी ना कर, हम कुछ प्रबंध करब। प्रबंध होता नहीं, तेजबली अलग फजीयत, पर्ची का बेड़ना हटाकर चाहे जब धमक पड़ता। छंगा ने हमसे सौदा किया है, हमको ज़मीन चाहिए। किसी ने हरबो को सलाह दी, पार्षद को समस्या बताए। हरबो पार्षद से अनुनय विनय करने जाती और बगीचे की सफाई कर देती। राम कहानी सुनाने की आदत रही है। पार्षद की पत्नी नलिनी को आदि अंत कह सुनाया। नलिनी उसका आदि अंत सुनकर करुण और निदाई गुड़ाई देखकर प्रेरित हुई। अम्मा हमारी गाय की सेवा करो और सब्जी भाजी लगाओ, कुछ कमा लोगी, तुम्हें सब्जी भाजी का भी सहारा होगा। हरबो अपने फ़ायदे का काम तुरंत पहचान लेती है। सरकारी गैर सरकारी जो भी मदद मिलती है पार्षद से मिलनी है। अब हम क्या बताएं मलकिन, तेजबली के बाबा रामबली को हम यहाँ बसाए। अफसरन से कहे हमारा नाथ भाई है। अब तेजबली कहत है 50,000 ले और ज़मीन दे। नलनी स्तब्ध हुई। कभी था कोलगवां निर्जन नीरव, अभी नवरंग नगर है।
व्यवस्थित कॉलोनियाँ हैं, न्यू मार्केट है, ब्रांडेड शॉप्स हैं। ज़मीन का बाज़ार मूल्य 500 रुपया वर्ग फुट है। अम्मा, सरकार ने मुफ्त बांटी होगी, पर आज तुम्हारी ज़मीन की कीमत जानती हो क्या है? 500 रुपया वर्ग फुट। दादू ने तो तेज बली को बहुत कम पैसे में ज़मीन दे दी। हरबो का सिर चकरा गया। वर्ग फुट नहीं समझी, लेकिन समझ गई ज़मीन कीमती है। हमार किस्मत फूटी ही, सगली ज़मीन माटी मोल गए। अब आड़ बची है तो लकड़ बग्घा हड़प लई। तुम्हारे पास ज़मीन का पट्टा है? पट्टा कोहू के पास नहीं रहा। मैं पार्षद जी से बात करूंगी, पट्टा बन जाए तो ठीक होगा। लकड़ बग्घा 4-6 रोज में आवत रहे हैं, धमकी देत है। उसकी रिपोर्ट लिखाओ। महिला थाना है, हरिजन थाना है, कलेक्टर एसपी को परेशानी बताओ। कपड़े के चीकट झोले में चुनाव पहचान पत्र, राशन कार्ड और तमाम कागज पत्तर भरे हुए हरबो जब नगर निगम थाना कचहरी करती, तेज बली कलसी को धमकाता, डोकरिया से कह ज़मीन दे वरना कलसी तुझे उठवा लूँगा। हरबो कलसी को आधार देती, न घबरा, हम 3 बेड़ना के सहारे ज़िंदगी बिता दी हैं। हमरे रहते कोहू के मजाल नहीं आए कि बहू बिटियन तक पहुँचे। घटने पर जब जब आया घट गया, लेकिन हरबो खुद को इतना ताकतवर और संप्रभु अब भी मानती है कि उसके जिंदा रहते कोई दीगर आदमी बेड़ना हटाकर भीतर सोती पड़ती बहू बेटियों तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन सांझ ढले पार्षद की बगीची से लौटी तो देखा बेड़ना अलग पड़े हैं और कलसी तो लगता है कटिया लगाकर विद्युत व्यवस्था करना भूल गई है। हरबो हड़बड़ी में भीतर घुसी। चूल्हा धधक रहा था। दूरी पर दोनों बच्चे सो रहे थे। कुर्सी में कलसी चीख रही थी, छोड़ अधर्मी, कहाँ ना उठवा लूँगा। हरबो पहचानती थी तेज बली का स्वर। उम्र के असर से थरथरी, क्रोध और नफरत से उसका सिर हिलने लगा। द्वार से जा लगी, उठवा के देख, बोटी बोटी काटब, छोड़ कलसी का। तेजबली फैसला करने आया था। बोला, छोड़ने के लिए नहीं पकड़े हैं। हरबो की हाजिर जवाबी, समाज के सामने यही बात कहे, कलसी तोरे साथ बैठ जाई। चुप कर, टोक कर, एक पनही मारेंगे तो उतान हो जाएगी। हरबो कोलिन की ऐसी मोटी खाल है कि आज तक न मच्छर चाबिस, न छछूंदर, न सरफ। तय को होत है पनही मारे वाले। कहाँ तो चरण रज लेती थी, कहाँ तू तड़ाक। तेज बली का मस्तक गरमाना ही था। पैसा दाम ले, जमीन दे, किस्सा खत्म कर। 1 लाख दो, 5 लाख दो, हम जमीन का एक टुकड़ा न दे बे। वैसे ही लेंगे जैसे मुनि महाराज पंचा से लिए था। मर्डर वाला घर भूल गई? तुम वही तर सड़ोगे जैसन लकवा में मुनि महाराज सड़े। सगला कर्म खटिया में होत रहा। सुनो हो, महिला थाना है, हरिजन थाना है, कलेक्टर एसपी हैं। रिपोर्ट कर दई तो जेल चले जइहा। कौन ज्ञान दे रहा है डोकर को? कलसी की इज्जत उतर जाए तो उसका ज्ञान उतर जाएगा। कलसी रो रही थी। हरबो अश्लील गालियाँ दे रही थी। लकड़ बग्घा कलसी की धोती खींच चुका था। वैसे तो महापखवाड़े में नाथ भाई आते रहते हैं, लेकिन कुसाइत देखो, आज घर खाली है। चारों चौगिर्द बड़े आदमी बसे हैं। बीच में कोल का रहिवास होने से शोभा घटती है। वे मदद को क्यों आने लगे? हरबो को अपना बूता दिखाना पड़ेगा। चूल्हे से सुलगता चैला उठाकर तेजबली की पीठ पर मारा। बार देवे अर्थात जला दूंगी। तेजबली की पकड़ ढीली हुई। कलसी छूट कर एक तरफ हो गई। हरबो असावधान हुए तेजबली की छाती पर आरूढ़। सदियों का समाया भय कलसी के कलेजे में अब भी था। दीदी, तुम्हार दिमाग फैल हुईगा है, छोड़ दिया हो, हमार बाप चढ़ावा है। जूझ रही थी हरबो, लेकिन निर्जीव हो चुकी कोशिकाएं प्रभाव न दिखा सकीं। तेजबली ने पलटवार कर हरबो को चित्त किया और हाथों की संसी बना उसका गला दबाने लगा। तू तय हो डोकर, फिर जमीन हमारी और तेरी ये पुतौ भी। कंठ से अंतिम आवाज निकालती हरबो और ताकत दिखाता लकड़ बग्घा। कलसी को यही सूझा। कोने में रखी सबरी अर्थात सब्बल उठा तेजबली के कपाल पर प्रहार कर दिया। तेजबली प्रहार के लिए तैयार न था। एक और धसक गया। हरबो दिमाग को सजग और नज़र को चौकन्ना रखती है। डूबती सांसों को समेट 4-6 लंबी सांसें ले दम सीधा किया और कलसी के हाथ से सबरी छीन ली। कलसी, जा द्वार में बिड़ना लगाए दे। भूल लुंठित तेजा पर हरबो ने कितने वार किए, गणना नहीं। जमीनों तोर, कलसी तोर, अर्थात कलसी भी तुम्हारी। अरे
तब यह जमीन नहीं जंगल रहा। हम जमीन को जमीन बनाए। हमरे देखत देखत या शहर बसा है, या नवरंग नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सिंधी कैंप की बिल्डिंगें, बाजार, टाउन हॉल, लारी खाना, मुसाफिर खाना। तोर बाबा अर्थात रामबली मरगा पे वह साक्षी रहा। हम कितनी मेहनत करें तब यह छाया मिली है। और कलसी तोर इतनी भली मेहरिया छंगा भागगा पे या आने अर्थात दूसरे के न बैठ के हमें दुई टिक्कड़ बनाए के देत है। हमरे जीवन का आधार है। देखित हैं कैसन जमीन ले है, कैसन कलसी का बेपर्दा करी है। अरे ओढ़िए त वह कफन जो हम गरीब ओढ़े हैं। हरबो नहीं जानती तेजा कलसी के वार से मरा या उसके। थाने में कहा हमने मारा, पुतोई के इज्जत लेत रहा। यही बयान कचहरी में, यही किस्सा हर बंदेनी से। सरकारी वकील साबित न कर सका, हरबो ने आत्मरक्षा में प्रहार किया। तेजबली के नामी दामी वकील के तर्कों का तोड़ सरकारी वकील के पास न था। हरबो की एक ही जिद, साहब हमको दई दो जहेल, या देश रहे लायक नहीं है, अर्थात ये देश रहने लायक नहीं है। बिनती एक है कलसी की सुरक्षा होए और ओकर छाया को न छीने। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी दर्द ही जिसकी दास्तां रही।